हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे मिडल ईस्ट के हवाले से और मिडल ईस्ट में होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब ने विज़िट किया था कुवैत को, और कुवैत के बाद अभी न्यू ईयर पे वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने कतर का दौरा किया, अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की। इसके साथ साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर से भी मुलाकात की, अब्दुर्रहमान अस्सानी से। क्या रोल हो सकता है इंडिया का इस वक्त मिडिल ईस्ट की खास तौर पे सिचुएशन? ईरान है, सीरिया है, यमन है, इसराइल है, और बाकी इस रीजन में पूरी अगर हम देख लें तो ऑलमोस्ट ये 1.5-2 साल हो गए कि हालात काफ़ी ख़राब है। यमन में तो पहले थे और सीरिया वगैरह में, लेकिन अभी जो फ़लस्तीन का इलाका है वहाँ पे भी हालात ख़राब हैं। क्या हो सकता है? बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और जब डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि मेरी साल की पहली एक्टिविटी हुई है। यानी एक तो कतर का उन्होंने विजिट की बात की, और सेकंडली उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर से उनकी मुलाकात हुई, और शायद फरवरी में उनका जो विजिट है इंडिया का वो भी माइट बी पॉसिबल। अभी क्योंकि डेट्स वगैरह तो नहीं आई, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं कि वो विजिट करें उस हवाले से भी। और ये थर्ड विजिट है डॉक्टर जयशंकर का लास्ट, अगर हम 1.5 साल की बात करें तो इससे अहमियत का अंदाजा हो सकता है कि कतर के साथ जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के, और खासतौर पे मिडिल ईस्ट के ऊपर जो उनकी नज़र है वो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहेंगे शो ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया कि आप ने मेरे शो को ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फ़कर भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को बख़ैर रागलई और पखा मुखा मुपा खैर तो नहीं है, थैंक होने यू। वाली है। इट्स अ माज़बख़ीन यानी आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जयशंकर बहुत एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट अ ईयर। हम जब भी देखते हैं तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी जगह मौजूद होते हैं। इंडिया में भी होते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम वहाँ पे भी उनको बहुत एक्टिव पाते हैं। लेकिन अराउंड द वर्ल्ड वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, मिडल ईस्ट हो, किसी भी जगह की बात करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर जयशंकर वहां पे ना हो। साल का आगाज उन्होंने कतर से किया। हालांकि अगर 1.5 साल पहले देखा जाए तो कतर और इंडिया के दरमियान जैसे ताल्लुकात बहुत ज्यादा लो पे पहुंच गए थे, और जिस वक्त ये मसला हुआ था कि वो जो नेवल ऑफिसर्स को सजाएं हुई, वो सजाएं भी खत्म हुई, डेथ सेंटेंसेस भी खत्म हुई, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उनको रिलीज करके शायद वो अपने घरों को भी जा चुके हैं। सर, क्या चीजें हैं कि मतलब हालात अगर 1.5 साल पहले की हम बात कर ले और आज की बात कर ले, आज मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बिल्कुल बदली हुई है, बहुत खराब है अगर देखा जाए तो। कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी इस दौरे की, और फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर से जो मीटिंग हुई है रीजनल और जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल इश्यूज है उसके ऊपर उनकी बातचीत हुई है अब्दुर्रहमान अस्सानी के साथ। थैंक यू फ़कर भाई। देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इनॉग्रेशन होने वाली है जनवरी में, जी बिल्कुल। वो बहुत क्रिटिकल है और उसके बाद से आपको पता है कि न्यू ईयर जो है वो थोड़ा अच्छे उसमें स्टार्ट नहीं हुआ है, अमेरिका में खासकर जो जो अटैक्स हुए हैं। तो एग्जैक्टली। उसको देखते हुए ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है पूरी दुनिया में। और जो प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, वो बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं और मेरे ख्याल से वो पिवट है पूरे वेस्ट एशिया की या जो फ्यूचर है उसका। तो उसमें मेरे ख्याल से ये इन सब चीजों को कि वेस्ट एशिया का आने वाले 10 साल में किधर वो डायरेक्शन होगा, किस तरीके से होगा, उसमें इस पूरे रीजन में जो कोऑपरेशन है इंडिया और चाइना के साथ वो कैसा होगा, इसको देखते हुए और फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, इन तीनों पिवट को देखते हुए इंडिया का रोल जो है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स चाइना विल आल्सो प्ले इट्स रोल, बट इंडिया का रोल काफी बढ़ जाता है और इंडिया पे सारी कंट्रियां जो है वेस्ट एशिया की, वो आंख बंद करने को, ट्रस्ट करने को भी वो बहुत बहुत तैयार है। इसलिए और मोहम्मद बिन सलमान साहब की ऑलरेडी बहुत अच्छी बनती है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, और ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है कतर के साथ, वो भी मैं आपको कह सकता हूँ फैसिलिटेट कहीं ना कहीं तो मोहम्मद बिन जी सलमान बिल्कुल। साहब का भी रोल उसमें रहा ही होगा, क्योंकि कतर में आपको पता है हमारे जो 8 सैनिक, जो नौसैनिक थे, उनको सजाए मौत दे दी थी।
उसमें से 7 नौसैनिक वापस आ चुके हैं, उनको माफ़ी मिल गई थी, मगर एक अभी भी है, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी नाम है उनका, वो अभी भी कतर में ही हैं। ओके। तो उनका अभी रिलीज़ हुआ नहीं है। तो उनके रिलीज़ को लेकर भी गवर्नमेंट काफ़ी हद तक जो है वो कतर के अमीन जो अल तमीम साहब हैं, उनसे बातचीत चल रही थी, और ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट होगा कि अगर कल को वो आते हैं फरवरी में, ऐसा कहा जा रहा है कि जो कतर के अमीर हैं अल तमीम साहब, वो भारत के विज़िट को करेंगे। जी, बिल्कुल। और अगर भारत के विजिट को वो करते हैं, और ये जो लास्ट हमारे जो नौसैनिक हैं और वो कतर में ही अगर रह जाते हैं, उनको छुड़वा के मोदी गवर्नमेंट नहीं ले जा पाती है, तो जो आपका अपोजिशन है उसको बहुत बड़ा हथियार मिलेगा। इसलिए पूरी ये तैयारियां की जा रही होंगी कि वो भी आ जाएं जब फरवरी से पहले। मैं पढ़ रहा था कि उनकी कुछ फाइनेंशियल जो है ऑब्लिगेशंस रह गई हैं, कोई ऐसा बहुत डरने का बात नहीं है, उनके लाइफ पे कोई थ्रेटन नहीं है। कुछ फाइनेंशियल और लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो उनको पूरी करनी है तिवारी साहब को। तो वो भी एक इशू होगा। दूसरा कि जब वो आएंगे कतर के ये जो अमीर साहब हैं, किन मुद्दों पे बातचीत होगी भारत के साथ। जैसे एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो रोल ऑफ इजराइल है मिडिल ईस्ट में। और इजराइल के साथ आपको पता है कि जो दो देशों का पंगा सबसे ज्यादा रहता है वो है कतर और ईरान। तो कतर और अगर कतर ऑन बोर्ड आ रहा है, ये भी देखने में है कि भाई वो फ्यूचर इजराइल और उसका क्या होगा, गिवन कि अब सीरिया का जो पिवट था वो तो खत्म हो गया। सीरिया में आज की डेट में जिलानी जो फैक्शन है उनका शासन चल रहा है। उसको गवर्नमेंट कहें या क्या कहें ये हम आप नहीं जानते, मगर जो भी है शासन उनका चल रहा है। तो इसको देखते हुए इजराइल वाला एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे उसको हम कतर के हुँ। साथ सॉर्ट आउट करते हैं। तो ऑल एंड ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट एशिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए। वेस्ट एशिया इस समय दुनिया के जो सम ज्वलंत इश्यूज हैं, बड़े बर्निंग टॉपिक्स है, उसमें एक ये है वेस्ट एशिया। उसमें कतर का सिग्निफिकेंट रोल हो जाता है, क्योंकि कतर जो है उनका आपको पता है बहुत पैसा है उनके पास। अल जजीरा उनका जो नेटवर्क है उसकी काफी अच्छी होल्ड है, नॉट बिल्कुल। इन वेस्ट एशियन रीजन बल्कि दुनिया भर में। या तो उसको देखते हुए उनका रोल काफी क्रूशियल हो जाता है। जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, वेस्ट एशिया में कोई भी पीस प्रोसेस जो है उसको सक्सेसफुल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी को ये रोल दिया गया है कि देश, और मेरे ख्याल से ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की लीडरशिप को ये सारी कंट्रियां स्वीकार करने को तैयार है। मतलब क्योंकि आपको एक तो चाहिए होता है लीडर ना, जो कि एग्ज़ैक्टली। सारी एक एक जो मुद्दे हैं उनके सॉल्यूशन के लिए, या फ्यूचर क्या होगा उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए किसी एक की तो लीडरशिप आपको चाहिए होती है। वो लीडरशिप किसी के सब्जुगेशन वाली नहीं होती है, बट लीडरशिप जैसे कहते हैं लीडर इक्वल अमंग इक्वल्स वाली बात जो होती है। तो उसमें भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और मेरे ख्याल से भारत के लीडरशिप को वेस्ट एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। और उसी डायरेक्शन में ये बातचीत हो रही, क्योंकि मुझे मैं कई न्यूज पढ़ रहा था कि जो ये सऊदी अरेबिया, इजराइल, अरब और इंडिया से जो कनेक्टिविटी यूरोप में जानी थी, उसका भी काम फिर से चालू करना है, और उसमें कतर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो दे आर लॉट ऑन प्लेट। नया नया साल शुरू हुआ है, और वेस्ट एशिया वुड प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल कि 2025 कैसा जाता है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, मिडल ईस्ट के अंदर सिचुएशन काफ़ी गड़बड़ का शिकार है। यमन, इज़राइल, फ़लस्तीन, सीरिया, बहुत मतलब हालात जैसे कोई सँभलने में नहीं आ रहे। फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई बेहतरी आ सकती है। ख़ास तौर पे गज़ा के इलाकों में इज़राइल अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, और शायद वो नहीं रुक रहे हैं। जो भी कहें, यूनाइटेड नेशन, बहुत सारे लोगों ने उनको कहा है कि यार जंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही। तो इसके अंदर भी कोई रोल हो सकता है, क्योंकि इज़राइल और कतर का अगर हम देख लें तो उनका एक जैसे मतलब सऊदी अरेबिया या यूएई जैसी कुर्बतें नहीं हैं, थोड़ी-सी हम कह सकते हैं कि दूरियाँ हैं। और वो शायद इस चीज़ के ऊपर अगर आपने अल जज़ीरा नेटवर्क का ज़िक्र किया है, तो उन्होंने इस इश्यू को बहुत ज़्यादा फुल फ्लैज कवरेज दी है, और वो मौजूद उनकी पूरी टीम जो है शायद अभी भी वहाँ से रिपोर्ट करती है। बाकी दुनिया की मीडिया भी कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा कर रहा होता है। तो यहाँ पर कोई रोल प्ले कर सकता है इंडिया के इस चीज़ को, क्योंकि मिडल ईस्ट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं।
प्लस इज़राइल के बहुत क्लोज़ टाइज़ हैं। तो ऐसी कोई मीडिएशन के चांसेस भी हैं या मतलब इंडिया ये नहीं करेगा कि यार हम मीडिएट करें, जो करना है खुद करें? देखिए फ़खर भाई, जो इज़राइल और मिडल ईस्ट का जो इक्वेशन है, जी, अब मुझे नहीं लगता कि इंडिया उसमें अपने हाथ जलाना चाहेगा। ओके, उसका कारण है कि ये मीडिएशन वाला कोई इश्यू नहीं है। आप ओके, समझ रहे हैं? ये राइट, 1947 से यूनाइटेड नेशन ने पहले कोशिश किया, यूएनजीए ने रिज़ॉल्यूशन पास किया, पैलेस्टाइन का डिवीज़न किया गया, ग्रीन लाइन इज़राइल को बुलाया गया। लो दोनों देशों से कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। दोनों ही देशों ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, हालाँकि इज़राइल में मेकशिफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर है। उसके बाद आप देख लें, अगर कैंप डेविड अकॉर्ड हुए, 50 अकॉर्ड हुए, जब से अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसमें मतलब इसमें एक महत्वपूर्ण रोल बनाने का, महत्वपूर्ण रोल प्ले करने की कोशिश की, पर कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। सबसे जो ताजा है मेरे ख्याल से वो अब्राहम अकॉर्ड है, जो अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से कतर में या दोहा में ही साइन हुआ था, जिसमें बहरीन थे और भी कई कंट्री थे, और इज़राइल को रिकॉग्नाइज करने की बातचीत चल रही थी, और उसमें बात काफी हद तक आगे भी बढ़ चुकी थी। मैं नहीं समझता कि इसमें मीडिएट किया जा सकता। ये डॉक्ट्रिनल इशू है, ये कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप मीडिएट डिस्प्यूट पे कर सकते हैं, ये डिस्प्यूट है ही नहीं। ये है एक ही चीज को दो तरीके से देखने का, वो है। दोनों लोगों को ये कहना कि तुम्हारा तरीका गलत है, तुम्हारा तरीका गलत है, वो नहीं हो सकती। तो वो इनको सेल्फ रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये जो इश्यूज है ना, ये दोनों कम्युनिटी को बैठ करके, और मेरे ख्याल से बेस्ट इसमें जो होगा, इंडिया ये रोल प्ले कर सकता है कि यस, इंडिया हैज अ क्रेडिबिलिटी टू प्ले, इंडिया कैन प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, इंडिया कैन प्रोवाइड लीडरशिप। बट जो बेस्ट रोल होगा वो मेरे ख्याल से नेतन्याहू प्लस एमबीएस एमबीएस साहब जो कर रहे हैं, वो एक मिडिल ईस्ट को या वेस्ट एशिया को एक रोड मैप दे रहा है कि वो किधर जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सारा ही एक्चुअली मेरे ख़्याल से डॉक्टर साहब का जो कॉन्टैक्ट है वो इस वक़्त ग़ालिबन इंटरनेट का इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा से हमारे साथ वो जुड़ जाएँ। तो डॉक्टर साहब कैन यू हियर मी? यस, लाउड एंड क्लियर। ओके, 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 आप बात कर रहे थे प्लीज़। आपका वो फ्रेम बिल्कुल उड़ गया था। अच्छा, जी, जी। सो देखिए, मैं ये कह रहा था ना कि ये जो मिडिल ईस्ट में मीडिएशन जैसा कुछ है नहीं। जी, जी। मीडिएट आप डिस्प्यूट का करते हैं, मीडिएट आप किसी ओके। तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग का करते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये एक वो है जिसको आप कह लीजिए कि डॉक्ट्रिनल इशू है। दोनों सोसाइटी को बैठना पड़ेगा, दोनों सोसाइटी को रिकंसाइल करना पड़ेगा। अब देखिए, हुँ, मैं आज देख रहा था कनाडा में इजरायली कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी दोनों साथ आए हैं, और वो कह रहे हैं हम लोग ने एक न्यू कम्युनिटी बनाई, उसका नाम है हिंदूज, यानी हिंदू प्लस ओके, जूस, हिंदूज बन गया है। ओके। तो उसी टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा। देखिए, हिंदूज बन गया, जूडो क्रिश्चियन बन गया। हुँ, आप समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, ओके। हिंदूज बन गया, जूडो क्रिश्चियन बन गया। अब मोहम्मद बिन सलमान जैसे जो बहुत प्रोग्रेसिव और विजनरी लीडर हैं, सिर्फ अरबिया के लिए नहीं, मेरे ख्याल से जी, दुनिया के बिल्कुल। विजनरी लीडर भी एक शामिल होंगे, मोहम्मद बिन सलमान साहब। उनको ये फिट करना है कि जूडो क्रिश्चियन इस्लामो ट्रेडिशन हो जाए। आप समझिएगा इस बात को, ओके। जूडो क्रिश्चियन इस्लामो ट्रेडिशन हो जाए, ठीक है ना, और उसी तरीके से हिंदू मुस्लिम जैसे करके कुछ नया बन जाए, ठीक है ना, जूइश इस्लाम करके कुछ नया बन जाए। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि जूस और क्रिश्चियंस एक दूसरे के साथ क्यों रहते हैं, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखा के जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन बना लिया। मेरा यह है कि इसका सोल्यूशन है जूडो क्रिश्चियन इस्लामो ट्रेडिशन बन जाए, तीनों कम्युनिटियां पीसफुल एक दूसरे के साथ रहने लगे, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसलिए जैसे कि हिंदूज बना हुआ है, उसी तरीके से ये बन जाए। और मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में ये पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, अभी क्या हुआ था कि किसी रबाई की यूएई में कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई, यूएई में। तो वहां की पूरी जो हाई टॉप क्लास ऑफिसर की टीम थी, वो इजराइल पहुंचे वो लोग, और उन्होंने माफी मांगी, मतलब शोक जताया। तो देखिए, अरब उस तरफ जा चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी मूव्ड अहेड। जी, जहां तक टर्क्स की बात है, टर्क्स का भी कोई बुरा रिलेशन नहीं है इनके साथ, ठीक जी। है ना। तो मुझे कोई बहुत डार्क फ्यूचर नहीं दिखता। क्वेश्चन ये होगा कि सीरिया का क्या फ्यूचर होगा,
हाँ, क्योंकि लगातार सीरिया में जो है अटैक हो रहे हैं, सीरिया इज़राइल भी सुरक्षित करना चाह रहा है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने लिए सुरक्षित कर सकें। तो फ्यूचर ऑफ सीरिया मोर देन द पैलेस्टाइन का फ्यूचर आज की डेट में नंबर 1 होगा कि सीरिया का फ्यूचर कहाँ है, सीरिया किस तरफ जाएगा। अरब कंट्रीज ये चाहेंगी कि सीरिया वापस से ईरान के फोल्ड में ना चला जाए। हुँ, आप समझ रहे हैं? उसी तरीके से इज़राइल भी ये चाहेगा कि उसके जो बॉर्डर है सीरिया वाला, जो गोलान हाइट्स वाला रीजन है और जो दूसरे रीजन है, वो जितना ज्यादा सिक्योर हो जाए, यानी उस तरफ से आने वाले सारे थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। इज़राइल ये भी चाहेगा कि जो पहले वेपन्स की और पैसे की मदद की जाती थी सीरिया के द्वारा थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ ईरान, उसको भी एक रोक लगा दी जाए और ईरान का वर्चस्व सीरिया में कम कर दिया जाए। तो उसको देखते हुए जो मिडिल ईस्ट के प्लेयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इंडियंस भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि ईरान को इसमें कैसे ऑन बोर्ड लें। तो ऑल एंड ऑल मीडिएशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंसल्टेशन की जरूरत है। द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब इट, कंसल्टेशन। एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें और थोड़ा आप आगे बढ़े, थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा रिकंसिलिएट करें एंड देन लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स फ्यूचर। तो वो कंसल्टेशन और वो लीडरशिप इंडिया प्रोवाइड करने में सक्षम है। पूरे इस रीजन के लोग जो हैं इंडिया की लीडरशिप को ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया का रोल यूएन में जो आने वाले समय में है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस पूरे रीजन में बिजनेस को देखते हुए, ट्रेड को देखते हुए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को देखते हुए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखते हुए, आप स्पेस एंड साइंस का वो देख लें जो हाँ, बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन है, तो बिल्कुल। उसमें इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंडिया हैज पुट इटसेल्फ और हैज पोर्ट्रेड इटसेल्फ कि हम ऑक्टाजेनेरियन डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन सब लेके चल सकते हैं। और एक एक्सटेंडेड नेबरहुड जिसको कह रहे हैं, बड़ा परिवार हो सकता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लस ये जो वेस्ट एशिया है। वी कैन लिव एज एन एक्सटेंडेड नेबरहुड और इसको हम कनेक्टिविटी के थ्रू बॉर्डरलेस बना सकते हैं। ठीक है ना कि भाई एक दूसरे, अब आप देख लें जो सोलर वाला बात रहा था, इंटरनेशनल सोलर मिशन का, बिजली की कॉस्ट पाकिस्तान में आज कितनी ज्यादा है। बिल्कुल। अगर इंटरनेशनल सोलर मिशन हो जाए, क्योंकि ये जो कंट्रियां हैं वेस्ट एशिया ये सारी सोलर रिच है, ठीक है ना, बहुत, बहुत बहुत सोलर। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर ये एक ऐसा इंटरनेशनल ग्रिड जो मोदी जी का था प्लान की, वन अर्थ वन सन वन ग्रिड, एक ऐसा ग्रिड बन जाए कि वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी का वो हो रहा है, क्या नाम है, प्रोडक्शन। है, और उसको उस ग्रिड के थ्रू इस पूरे रीजन में हो, तो सोचिए जो आज आप 50-60 रुपए यूनिट बिजली दे रहे होंगे, वो 5 रुपए 6 रुपए पे आ सकती है, शायद उससे भी कम पे आ सकती है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अभी जो सोलर एनर्जी का एक ही प्रॉब्लम है कि वो एनर्जी जो है ना, वो रिस्टोर करने का कोई अभी तक सिस्टम नहीं है। क्योंकि रात को प्रॉब्लम हो जाती है। अभी दिन में तो आपको मिल गई बिजली, लेकिन रात में आप कहाँ स्टोर करोगे। तो उसमें एक काम हो करके अगर हम लोग इस रीजन में जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, तो बिजली ही कहते हैं। अच्छा बिजली कहते हैं, तो उसका जो वो है ना कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो सकता है। वी कैन ग्रो अ लॉट टुगेदर। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आउटरीच है कि एक एक्सटेंडेड नेबरहुड, कनेक्टेड नेबरहुड, कोलैबोरेटेड नेबरहुड जैसा जो है ना वो बनाया जाए, इनफ डिस्प्यूट को हटाया जाए इसमें, और कंस्ट्रक्टिव टॉक्स जो हो सकती हैं एनर्जी के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में, इकोनॉमिक एंड दूसरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के फील्ड में, स्पेस के फील्ड में, इसमें अगर हम एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें, बिकॉज दीज आर रिच कंट्रीज एंड दे हैव अदर नेचुरल रिसोर्सेज जिसका कि इस सोसाइटी में यूज किया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट माय आइडिया इज कि कंसल्टेशन प्लस इंटीग्रेशन अगर वेस्ट एशिया प्लस इंडिया का हो जाए तो दिस विल बी नेक्स्ट यूरोप, मोर रिच देन यूरोप। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बात करें कि मतलब एक्सटेंडेड नेबरहुड, क्या यहाँ के एशिया के मतलब सार्क और इस तरह की चीजें किसी जमाने में होती थी, बात होती थी, लेकिन अब नहीं है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मसला है, इंडिया का चीन के साथ है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ है। यानी मैं ये नहीं कहता ना, नेवर नहीं चेंज हो सकते, लेकिन बात या चीजें हो सकती हैं, पहले ठीक भी थी, फिर खराब भी हुई, फिर ठीक भी हो सकती है। लेकिन ऐसा भी कुछ है कि मतलब इस रीजन के हवाले से, मैं स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं अफगानिस्तान की भी बात कर रहा हूं, मैं ईरान की भी बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान चीन की भी बात कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान और उसके साथ जुड़े हुए, जिस तरह बांग्लादेश आप लोगों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है,
नेपाल वगैरह आपके साथ बॉर्डर शेयर कर, तो ये कंट्रीज, ये भी तो एक मतलब अगर देखा जाए 6-7 कंट्रीज हैं और अच्छी खासी रिच हैं। मतलब अगर गरीब है, कमजोर है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो हमारी शायद नालायकी है, मैं यही करेक्ट, कहूंगा, मैं सिंपल यस, यही एग्रीड विद कहूंगा। यू, एग्रीड विद यू। यानी आपने ग्रिड की बात की, अब आप मुझे ये बताएं कि नेपाल में किस वक्त सूरज निकलता है, फिर इंडिया में, फिर पाकिस्तान में, फिर अफगानिस्तान में, फिर ईरान में। तो अगर देखा जाए तो जो 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 डे टाइम और नाइट का वो जो जो डिफरेंस है ना, वो बहुत कम हो सकता है इस तरफ आते हुए, क्योंकि वो टाइम डिफरेंस की वजह से फिर दोबारा से सूरज उन कंट्रीज में निकलता शुरू हो जाए। लेकिन ये कोई पॉसिबिलिटी इनकी भी है आपस में। मिडिल ईस्ट नो डाउट हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी पैसे वैसे भी लेते हैं, कारोबार भी है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी है पाकिस्तान में अच्छी खासी। कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, शायद मजीद भी बढ़ जाए। हर कोई चाहता है, हिंदुस्तान भी चाहता है, और मेरे ख्याल ये हर किसी का हक है कि जो अच्छा माहौल प्रोवाइड करेगा उसका इन्वेस्टर वहां पे जाएगा। लेकिन आपस में भी कोई पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती है देखिए इन कंट्रीज? 1947 से पहले ये हमारा ही नेबरहुड था ना भाई, जिसको एब्सोल्युटली आज राइट। पाकिस्तान कहता है कि ये आपका नेबरहुड नहीं है, ये तो पॉइंट है कि हम सब रह सकते हैं। और जो एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल। एक बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान गरीब देश नहीं है, पाकिस्तान को गरीब बनाया गया है, एग्जैक्टली। ठीक है ना। इट्स अ कंट्री filled with natural resources, it's a country filled with एब्सोल्युटली राइट। people who have potential। देखिए एग्जैक्टली। आप कैसे बनाते हो, आप अपने बच्चे को पैदा करो, जो शिक्षा दोगे, जो उसके दिमाग में भरोगे, वो बन जाएगा वो बच्चा, वेरी सिंपल। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली। मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके की नेचुरल रिसोर्सेस की या कोई और कमियां हैं यहाँ पे, वो इन्फोर्स्ड पॉवर्टी है, इट्स एन अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जैसे अफ्रीका है, वो वाकई में गरीब है, नेचुरल रिसोर्सेस कम है वहां पे, मानना जी पड़ेगा बिल्कुल। आपको, जी ठीक बिल्कुल। है ना। वहां पे उतना पानी नहीं है, सहारा है, बहुत कुछ है, ठीक है ना। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे नेबरहुड में नहीं है, ठीक है ना। वेस्ट एशिया में एक समय गरीबी हो सकती थी, लेकिन पेट्रोल निकल के आ गया, वहां भी रिचनेस आ गई। जी अब ये बिल्कुल। भी ये जान रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान जैसे जो लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, वो ये देखिए, वो आज का नहीं सोच रहे ना, वो 100 साल का सोच रहे हैं। एग्जैक्टली। उनको ये पता है कि ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर हम कहां जाएंगे, एब्सोल्युटली ठीक राइट। है ना। तो हम वापस से अरेबिया को उसमें नहीं, क्योंकि एक बार जब आपने लाइफ स्टाइल यहाँ की देख ली है, आज सऊदी अरेबिया की और ये जो जितने वेस्ट एशियन कंट्री, इनकी लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत बिल्कुल, हाई क्लास बहुत हो बहुत चुकी है, ज्यादा। यूरोप से भी बिल्कुल। बेटर कई जगह पे वो लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये कि जब उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना बढ़ चुका है और वो टैक्स फ्री की आदत हो चुकी है, गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लेती बिकॉज ऑफ द इतना पैसा है। अब आपकी अगर 150 मिलियन 150 बिलियन 200 बिलियन अगर आप कमा रहे हो खाली तेल बेच के, और पॉपुलेशन है 3 करोड़, तो आप सोचिए उनको पैसे की आवश्यकता ही नहीं है। तो पॉइंट ये कि दे आर थिंकिंग कि भाई चलो ये पेट्रोल के बाद क्या होगा, तो दे आर बीइंग विजनरी। अब रही बात की ये जो रीजन है, इसको क्या हम इंटीग्रेटेड एक्सटेंडेड नेबरहुड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। एंशिएंट रूप है, इंडिया मेसोपोटामिया का ट्रेड होता था, हजारों साल से होता था। एंड व्हेन आई से कि भारत और मेसोपोटामिया, उसमें आप भी उसका पार्ट थे उस ट्रेड का। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये सोचे कि हम उस ट्रेड का पार्ट नहीं थे। उस समय जो आपके ही दादा परदादा ट्रेड करते होंगे, मगर अपने आप को इंडियन या भारतीय कहते थे, फर्क बस इतना ही था। तो हम वापस से रीजनरेट कर सकते हैं, हम वापस से कई आइडेंटिटियों को एसिमिलेट कर सकते हैं। अगर हम एक पुरुष है, एक माँ, एक बाप है, एक भाई है, एक टीचर है, शिक्षक है, एक बहुत से रोल एक साथ प्ले कर सकते हैं, तो कई आइडेंटिटियां भी एक साथ हो सकती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि मिडिल ईस्ट भारत का अभिन्न अंग रहेगा, अभिन्न अंग इन द सेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मिडिल ईस्ट, हम जैसे हम लोग अभी कुछ दिनों से इंडिया में जो था कि जो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ इंडिया, ये उस वो बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रखा है वहां से। तो हमने एक पॉलिसी शुरू की थी, उसका नाम था लुक ईस्ट। पहले हमने कहा कि अब वेस्ट एशिया यानी वेस्ट ऑफ द इंडिया पे डिपेंडेंस छोड़ो, स्टार्ट लुकिंग एट ईस्टवर्ड, क्योंकि ईस्टवर्ड इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। दुनिया में जहां भी बुद्धिज्म है वो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। जैसे इस्लाम अरेबिया का कंट्रीब्यूशन है, बुद्धिज्म भारत का कंट्रीब्यूशन है। बुद्धिज्म सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता, आप देखें म्यांमार, जापान, चाइना, थाईलैंड, मंगोलिया, ये सब में ये एक प्रोमिनेंट उसके रूप में है। तो इंडिया के साथ एक कल्चरल एफिनिटी हो जाती है। जैसे जो भी मुसलमान होगा उसका सऊदिया के लिए प्रेम होगा ही, आप उसको नहीं हटा सकते। उसका प्रेम होगा ही मक्का के प्रति, वो लाजमी है, वो नेचुरल है उसके लिए। उसी तरीके से जो बुद्धिस्ट होगा उसका भारत के लिए प्रेम नेचुरल होने लगता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली। हैविंग सेड दैट, कि ये जो एक्सटेंडेड नेबरहुड की जो हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये है एक्सटेंडेड नेचुरल रिसोर्स, एक्सटेंडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सब साथ मिलके की जा सकती है ना। हम अपने एफर्ट्स को फोर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना।
इतना ज़्यादा जैसे आज की डेट में अगर हम इंडिया ऑन बिहाफ जैसे यूरोप है, यूरोपियन यूनियन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं एशियन यूनियन बना सकते हैं? ठीक है ना? वैसा बिल्कुल, कुछ हम भी बना बिल्कुल। करके एक अपने रिसोर्सेज़ के साथ वी कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। यहाँ अल्टीमेटली क्या करना है इन सब चीज़ों का? देखिए, हम सब 60-70 के लिए आते हैं, 60-70 साल के लिए। हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों को अच्छी लाइफ़स्टाइल देके जाएँ, यही पर्पज़ है ना। और क्या गवर्नमेंटल अब आपको खाली लड़ना है अगर तो बात अलग है, कि नहीं भाई तलवार निकाल के उसका गर्दन काटो, इसका गर्दन हम सही है, ये सब का ज़माना गया। अब हम रिसोर्सेज़ को पूल करके वी कैन क्रिएट अ बेटर लाइफ़स्टाइल, बेटर फ्यूचर कि जो भी यहाँ पे आ रहे हैं हमारे बच्चों को साफ पानी, अच्छी शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस, उनके घरों में साफ समझिए माहौल, उनके लिए जो डेली उनके जो नीड होते हैं, नेचर्स कॉल होता है, वो उनके घर पे हो, साफ सफाई से हो, हमारे हमारे जो शहर और सड़कें साफ हों। भारत में कई ऐसे शहर बन गए हैं फखर भाई जहाँ कूड़े का ढेर है, हम वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। एग्ज़ैक्टली। आप सोचिए मैं यूरोप में था तो जो पानी आप फ्लश करते वही पानी आपको वो 4 घंटे बाद ट्रीट करके पिला देते हैं। तो आपको वो उस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि हम खाली रिसोर्सेज को वेस्ट करते रहेंगे तो हमारा फ्यूचर नहीं है। हमें रिसोर्सेज को रिसाइकल करना है, उनको रीयूज करना है ताकि जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है और जो हमारे आने वाले बच्चे हैं हम उनके लिए एक अच्छी, सेफ, सिक्योर और हेल्दी जो है मदर अर्थ छोड़ के जाएं ताकि वो भी उसका उतना ही आनंद ले पाए जितना हमने आपने अपनी लाइफ टाइम में ले लिया। इसीलिए एक्सटेंडेड नेबरहुड की बातचीत कर रहे हैं, नॉट फॉर पॉलिटिकल बिल्कुल। पर्पस बट फॉर डेवलपमेंटल पर्पस। एब्सोल्युटली राइट और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे कंट्रीज़ मैं पाकिस्तान की बात बिल्कुल करूँगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं लीडर्स तो कम है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली लेकिन जो भी है मुल्क चलाने वाले उनसे कि हमें भी सोचना चाहिए कि एक्सटेंडेड नेबरहुड कैसे होती है। पहले तो हमें जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, उनके साथ हालात को हम बेहतर करें। फिर हम बिल्कुल मिडल ईस्ट को भी सोचें और बाकी दुनिया को भी सोचें। ताल्लुकात भी रखें, कारोबार भी करें, क्योंकि दुनिया चल इसी के साथ रही है। हमें भी तरक्की इस तरीके से कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। इंडियन मॉडल को हमें देख लेना चाहिए। बाकी दुनिया के बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं जिससे मर्ज़ी हम सीखें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सीखें तो सही ना, तब जाके हालात बदलेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।